सोना कुटेर के महलन में गुइया लारी। अरे बातें सुन के तब दासी की राजा मन में करे विचार। अरे कौन भावई सर पे डोले काहे तू रानी रही बुलाई। और पलकी देर न राजा ने लगाई लई महलन की सीध लगाई। महाराज भीष्मक ने जब ये शब्द सुने तो दासी के साथ में आए। दूर से आता हुआ मैया ने देखा, रुक्मिणी की माँ ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, बैठा लिया। जवाब दिया, कहिए भद्रे आज आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। माँ हाथ जोड़ करके बैठ गई। जवाब दिया, भैया बुलाने का कोई कारण है। आपकी बेटी आंगन में शादी योग्य है, आप इतने बिजी रहते हो, एक बार भी आपने अपनी लाड़ू के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इसके लिए घर और वर देखो, बेटी का विवाह समय के अनुसार करो। राजा ने जवाब दिया, बहुत बहुत रानी, मैंने आपकी बात को माना, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और मैं तो अंधकार में जी रहा था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज भी जाऊंगा, दरबार का कामकाज बंद कराऊंगा और बेटी के विवाह के बारे में सोचूंगा नहीं, ये निश्चित करूंगा कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। याद रखना माताओं, महाराज भीष्मक वहां से निकल के चले, दरबार में पहुंचे। जाते जाते दरबार में ऐलान कर दिया सभा के लोगों, आज मेरी सभा में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसकी नजर में जो भी लड़का है मुझे बता सकता है। मुझे अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं, उसकी शादी करनी है। किसी की नजर में अगर कोई भी लड़का है तो वो मुझे खड़ा होकर के बताए। याद रखना भैया। बड़ी शांति हो गई दरबार में। थोड़ी देर के बाद एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। जवाब दिया, मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप बताएं, आपकी नजर में अगर कोई लड़का है तो बताएं। कहने लगा, महाराज मेरी नजर में एक लड़का है रुक्मिणी के योग्य वर। कौन है? जवाब दिया, कौरवपति दुर्योधन। दूसरा खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज बेकार, बिल्कुल बेकार, मेरी नजर से बिल्कुल बेकार, क्योंकि जो सगे भाइयों का नहीं हुआ वो भला कभी किसी का नहीं हो सकता। एक खड़ा होकर के अगर लड़का बताता है तो दूसरा उसके गुण और ऐब बताने में लग जाता है। सुबह से दोपहर हो गया।
कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगी और दूसरे लोग उन लोगन की अब गुड़ और ऐब बतान लगी। दरबार के बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगी। दूसरे लोग उन लोगन के अब गुड़ और ऐब बतान लगी। और बल वैभव कीर्ति सुनाने को कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से दोपहर हो गया मगर फैसला ये नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, काफी देर के बाद एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज की जय हो। मैं भी अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आदरणीय परीक्षित जी को अवगत कराते राजन परीक्षित, जब एक दूसरा खड़ा हो गया जवाब दिया महाराज मेरी नजर में रुक्मिणी के युग पर एक ही लड़का है, तुम बताओ कौन है। कहने लगा द्वारकाधीश कन्हैया। महाराज गद्दी से कूद पड़े, जवाब दिया हो गया फैसला, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली बेटा। मैं यही कहना चाहता था मतलब पूरी बात नहीं हो पाई। तब तक रुक्मिणी का भाई रुकुम सभा में प्रवेश कर गया। जवाब दिया पिताजी किसकी बातें करने लग गए तुम। महाराज भीष्मक ने कहा बेटा तेरी बहन आंगन में शादी योग्य है, अगर तेरी नजर में कोई लड़का है तो तू बता। रुकुम कहने लगा पिताजी आपने क्या सोचा। महाराज भीष्मक कहने लगे हमारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। रुकुम चिल्ला कर कहने लगा पिताजी अगर भूल से भी भूल आपने कर दी, द्वारकाधीश कन्हैया अगर आंगन में आ गया तो मेरी बात सुनो, आंगन से बहन की डोली नहीं अर्थी उठेगी अर्थी, लहसों का अंबार लग जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी पिताजी, याद रखना माताओं। महाराज भीष्मक तो चुप हो गए, गद्दी से खींच के नीचे खड़ा कर दिया। और ये लाड़ो अंशिका की तरफ से एक सुंदर पुष्पों की माल्या आई, बहुत बहुत बेटी के लिए आशीर्वाद की कामना। बड़ी होकर के माता पिता के जीवन में चार चांद लगाए, बेटी धर्म के मार्ग पर चलती रहे। और अंशिका की मम्मी की तरफ से सुंदर पुष्पों की माल्या और एक पगड़ी से सम्मानित कर रही, बहुत बहुत जोड़ी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। धन के भंडार गोविंद भरते रहें, धर्म के मार्ग पर चलाते रहें, आशीर्वाद की कामना।